अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान नाउ पे। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीब हामिद। आज हम बात करने लगे हैं बलूचिस्तान की, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहूँगा कि पूरी दुनिया जो है बलूचिस्तान की खूबसूरती को ज़रा अपनी आंखों से देखे। तो ये एक क्लिप हम लोगों ने आपके लिए बनाए कि बलूचिस्तान कितना खूबसूरत है, जिसको ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। तो जैसे आपने देखा, बलूचिस्तान माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है, और इसी खूबसूरती और इसी की तरक्की के लिए बहुत सारी रुकावटें हैं। इंडिया जो है अज़ल से इसके पीछे पड़ा हुआ है। अगर हम लोग पार्टीशन की बात करें तो पार्टीशन से लेके आज तक जो है इंडिया जितने भी बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनको सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारी इनको सपोर्ट मिलती है, अफ़गानिस्तान से मिलती है, ईरान से मिलती है, और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के जो स्टेट्स है उसकी तरक्की के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा है बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी जो है वो खुद एक्सपोज होगी। जाफर ट्रेन अटैक हुआ, वहाँ पे दहशत गर्दों ने बहुत सारे सिविलियंस को, फौजियों को शहीद किया, लेकिन फिर अपने हाथों खुद जो है ये दहशत गर्द मारे गए। जब महरंग बलोच दहशत गर्दों की लाशें लेने हस्पताल गई तो उनका जो ड्रामा था वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया, और जो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी मिसिंग पर्सनस की, और भी बहुत सारी दास्तानें फैलाई जा रही थी, वो सब जो है उनके ऊपर पानी फिर गया। लेकिन आज जो है हम बात करने लगे हैं बलूचिस्तान के फ्यूचर की, कि बलूचिस्तान को हम कैसे एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस बना सकते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है, लेकिन सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है, लेकिन इट इज़ द रिचेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आज हमारे साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब, a very senior politician, a very learned man, a very knowledgeable and talented individual. इन्होंने गवर्नमेंट में काम किया है, ब्यूरोक्रेसी में काम किया है, आपका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं जान अचकज़ई साहब आपके कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ टू पाकिस्तान नाउ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सर, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदा बन के। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। बलूचिस्तान में बहुत सारे मसाइल रहे हैं। बलूचिस्तान में अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मुकम्मल जो है तरक्की नहीं है। 70 साल से ज़्यादा पाकिस्तान की आज़ादी को हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से इस्लामाबाद है ऐसा कोयटा नहीं है, जैसा लाहौर है वैसा कोयटा नहीं है, जैसा कराची है वैसा कोयटा ना ही बने तो खैर है, क्योंकि कराची इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। लेकिन द पॉइंट इज़ कि वहाँ पे स्कूल्स हैं, टीचर्स नहीं है, हस्पताल नहीं है, रोड्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। ये मैं बात करूँ पास्ट की, क्योंकि आपका अपना भी ताल्लुक वहाँ से है। ये मिस गवर्नेंस है, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, ये करप्शन है, ये ज़्यादतियाँ हैं जो बलूचिस्तान के साथ हुई हैं, और मैं समझता हूँ इनको हमें ओन करना पड़ेगा। ये किसकी गलतियाँ थीं, और व्हाट इज़ दिस करंट रिजीम डूइंग टू फिक्स इट? मैं डायरेक्टली आपके सवाल का जवाब दूंगा। बलूचिस्तान की एलीट जो बलूचिस्तान के नाम पे पिछले 60 साल से असेंबलियों में बैठी हैं, जो बलूचिस्तान के नाम पे फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, जो बलूचिस्तान के नाम पे तमाम मराहत जो है वो ले रही हैं, बलूचिस्तान के जिस एलीट को मैं इशारा कर रहा हूँ उसमें चंद सरदार और चंद वो ख़ानदान जो सरदारों के बराबर उनके टाइटल्स हैं, जो मोतबर हैं, जो पिछले कई दाइयों से एक नाम या दूसरे नाम पे इलेक्टेबल्स हैं, और वो इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, और पूरी जो हुकूमत की पेस्टिपी है उनके सामने खर्च होती रही है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में आज गवर्नेंस डिसऑर्डर है, आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर है, ये स्ट्रक्चरल मसला आज हमारे सामने है, क्योंकि इस पे कोई काम इस एलीट ने नहीं किया है। बलूचिस्तान के सर कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जो कि आपने बताया। बलूचिस्तान के अंदर 1817 स्कूल हैं जिनका शेल्टर ही नहीं है, जिनकी छत नहीं है। सिंगल रूम स्कूल्स हैं 3385, स्कूल्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी 11000, स्कूल्स विदाउट पोर्टेबल जो पानी पीने वाला पानी होता है 10,000। टोटल स्कूल्स जो हैं 15,168 हैं। इसके साथ जो है हमारे पास 6000 प्राइमरी स्कूल्स में सिर्फ एक टीचर है designated. Over 300 teachers retire monthly. Replacements are inconsistent. मतलब हर महीने 300 टीचर रिटायर हो रहा है।
Ghost schools and schools that only exist on paper or remain shut are estimated to be between 3,000 and 3,500. Around 15,000 or 59,000 teachers are considered ghost teachers. Gender disparity है, budget allocation बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो लगता नहीं है, over rupees 1 billion है, new institutions plan 3,000 schools है, road infrastructure है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं. हॉस्पिटल सिर्फ 49 है पूरे बलूचिस्तान के अंदर, रूरल हेल्थ सेंटर्स 95 हैं, बेसिक हेल्थ 67 है. मतलब ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं, मतलब मेजर सिटीज लाइक क्वेटा फेसेस वाटर क्राइसिस, अभी तक साफ पीने का पानी नहीं है. मैनी विलेजेस रिसीव ओनली 2 to 6 hours ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे. 11,000 स्कूल हैं लेकिन बिजली नहीं है. 10,000 और स्कूल हैं लेकिन पानी पीने वाला साफ पानी नहीं है. और भी बहुत सारे मसले हैं, मसाइल हैं बलूचिस्तान के. The only reason I'm sharing this thing is कि एक में जितने भी हमारे बलूचिस्तान है, क्योंकि वो हमने कहते हैं कि आप सवाल करें, तो ये उनका थोड़ा सा जो शिकायत हैं वो दुरुस्त भी हैं. देखिए 1000% की शिकायत दुरुस्त हैं और फिगर्स बता रहे हैं. हेल्थ बजट बलूचिस्तान का 50 अरब से ज़्यादा है, एजुकेशन का तकरीबन 90 अरब से ज़्यादा है. सिर्फ ये 2 फिगर्स इस तरह हैं कि इसको खाने के लिए, इसको करप्शन और स्कीमों के ज़रिए खाने के लिए गोस्ट स्कूल पैदा किए जाते हैं, गोस्ट टीचर्स भर्ती किए जाते हैं, गोस्ट आपके बेसिक BHUs पैदा किए जाते हैं, उनमें से स्टाफ लगाया जाता है. ये सारे गोस्ट होते हैं क्योंकि इस पूरे बजट को खाना होता है. इसको मैं सादा अल्फाज में कह रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू डू करप्शन, आपने कोई स्कीम बनानी होती है, क्योंकि आप पैसे जेब में तो नहीं ले जा सकते. आपने गवर्नमेंट की जो मशीनरी है ये बनाने, और ये PSTP, ये 2 मत में जो यानी करप्शन होती है, अल्लाह माफ़ करे कि इसका कोई यानी मुझे इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा. और ये सिलसिला आज भी जारी है एज वी स्पीक. अनफॉर्चुनेटली व्हाट डू वी डू, हम इसको फिक्स करने के लिए क्या करें? देखिए पहली बात तो ये कि इन किताबी लिहाज से जिम्मेदारी तो चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी है, लोकल ब्यूरोक्रेसी, वो एक डिसफंक्शन है, वो इनएफिशिएंट है, वो करप्ट है. अब जब तक ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं होंगे, इनकी ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, कागज़ इधर से गया कागज़ उधर से गया, ये रहेगा. और ये जो हमारा आर्कैक सिस्टम है कि ये पेपरा रूल्स हैं और इस ठेकेदार को देना है, ये पूरा निज़ाम जो है ये असल में करप्शन के खांचे हैं, जो ऊपर से लेके नीचे तक ये कमीशंस हैं, ये किकबैक्स है, उसी में चले जाते हैं. लिहाजा आप बलूचिस्तान को आज टेबल पे 10 अरब डॉलर दें, यही ब्यूरोक्रेसी ने अगर हैंडल करने, अगर स्कीम्स बनाने, तो ये करप्शन में चले जाएंगे, मिसयूज़ में चले जाएंगे, मिस गवर्नेंस में चले जाएंगे, अब्यूज़ में चले जाएंगे. ये इस तरह मैं जानता हूँ, जिस तरह अल्लाह की ज़ात पे हमें यकीन है, जिस तरह मैं और आप बैठे हैं, ये इस बदकिस्मती से ये स्ट्रक्चरल मसला है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला है. जब तक हम इस हवाले से काम नहीं करेंगे, जितना भी आप रिसोर्सेज पोर इन करेंगे, उसकी तकसीम एफिशिएंट नहीं होगी. तो ब्यूरोक्रेटिकल चेंजेस जो हैं वो कैसे लेकर आएंगे? वो तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा. देखिए पूरा निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है. ये तक जब पाकिस्तान बना है, हमारी यही ब्यूरोक्रेसी है जो अंग्रेज़ के ज़माने से चली आ रही है. वही CSS PCS एग्ज़ाम है, उसके बाद ये लुक्रेटिव पोस्ट लेते हैं, हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसे लेते हैं. एक DC 1 अरब देता है. एक DC अपने ट्रांसफ़र पे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी है बलूचिस्तान में जो 1 अरब यानी रिश्वत के तौर पे अपने अपॉइंटमेंट करवाता है, और उसकी डेली आमदन 6 से 7 करोड़ रुपए है. ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की, गुजरे हुए कल की नहीं. आप अंदाजा लगाएं कि इस लेवल की मिसयूज है, करप्शन है. अब ये कौन है? यही सिस्टम का हिस्सा है और ये हमारे सामने हो रहा है, और हम दिल में भी इसको बुरा नहीं कहते हैं कि करप्शन किस तरह एक नेशनल सिक्योरिटी मसला बन गया है बलूचिस्तान में. ये एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूँ. अब अगर आप इस लेवल पे जाके पोस्ट के लिए पैसे देते हैं तो वो आवाम के लिए क्या करेगा, वो सिस्टम के लिए क्या करेगा, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या करेगा? ये बदकिस्मती से बलूचिस्तान में जो ग्रे इकोनॉमी है, उस ग्रे इकोनॉमी के बेनिफिशियरीज हैं करप्ट ब्यूरोक्रेसी. 6 से 7 करोड़ एक DC या AC जो है वो डेली कमा रहा है. ये बात आप मुझे बता रहे हैं, ये बात मुझे मालूम है, ये बात पब्लिक को मालूम है. जो हमारे इदारे हैं वो इसको काउंटर करने के लिए आज तक नाकाम क्यों रहे हैं? एक बात यह कि हमने पूरे कई दाइयों से बलूचिस्तान को हैंड ओवर किया है इन सरदारों को.
इन इलेक्टेड सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, अवामी नुमाइंदों को जो इधर असेंबली में, बलूचिस्तान असेंबली में बैठते हैं, जो मरकज़ में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो जिस तरह बलूचिस्तान को हैंडल कर रहे हैं, किसी ने फिर उनसे पूछा नहीं कि PSTP के फंड्स आपने क्यों खाए, रोल्स राइस आपने दुबई में रखी है, कहाँ से आए, आपने लंदन में प्रॉपर्टीज़ जो ख़रीदी हैं ये कहाँ से आई, ये सिस्टम अभी तक हमने इवॉल्व नहीं किया है। अब टाइम है कि हम इसको बुरा भला कहें कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं वो एलीट की जेबों में एंड अप ना हो, वो दुबई, कराची, लाहौर, लंदन के रियल स्टेट में एंड अप ना हो, बल्कि उसका कोई एहतसाब का निज़ाम हम कायम करें। बलूचिस्तान का पहला और आखिरी मसला एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, जिसमें करप्शन सबसे बड़ा चैलेंज है। तकरीबन 70 तकरीबन फैमिलीज हैं या सरदार हैं बलूचिस्तान के अंदर जो मेनली वहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनसे बेहतर जो है तो टॉप 3 है जिनमें से एक को जो है मार दिया गया था। नवाब अकबर खान बुगटी है, नवाब खैर बख्श मरी है और सरदार अताउल्ला मिंगल साहब हैं। अब जो नवाब अकबर साहब हैं इनकी 5000 की मिलिशिया थी अपनी। नवाब खैर साहब की जो है इनकी भी 5000 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिशिया है अपनी, और ऐसी मिलिशिया है जो कि बाकायदा ट्रेंड है, इक्विप्ड है फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। दैट मीन्स लाइक ये कमांडर लेवल के लोग हैं। और सरदार अताउल्ला साहब की भी जो है अपनी फोर्सेस है, 4000 से ज़्यादा की स्ट्रॉन्ग इनकी अपनी मिलिशियाज हैं। ये भी हमारी नाकामी है कि हमने अपनी आंखों के सामने इनकी इतना फ्री हैंड दिया कि ये इन्होंने अपनी आर्मीज बना ली। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को सेकंड करता हूँ, जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा था कि हम सॉफ्ट स्टेट हैं, और उसका नज़ारा हमें बलूचिस्तान में नज़र आ रहा है। जब इन लोगों को हमने मौका दिया कि अपनी फ़ौज या आर्मी रखे, मलेशिया रखे, जब इन्होंने अपने गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशंस जब भी ज़रूरत पड़ी खड़ी की, जब भी ब्लैकमेलिंग के लिए उन्हें मौका मिला, और इसी तरह जो करप्शन इन्होंने सबकी फंडिंग की वो इन ज़राए से, PSTP से, या जो ग्रे इकॉनमी है हमारे बॉर्डर्स रीजन में, या मिनरल्स की जो स्मगलिंग है, इनसे इन्होंने अपने ये जो गार्ड्स हैं इनको यानी रखा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आम आदमी इनके सामने कैसे खड़ा हो सकता है। अब इन लोगों को आज भी लाहौर में, इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के नुमाइंदों की नज़र से देखा जाता है, इनको आज भी बलूचिस्तान की लीडरशिप कहा जाता है, जबकि ये आम बलोचों की, आम पश्तूनों की, आम हज़ारा कम्युनिटी की लीडरशिप नहीं हो सकती, क्योंकि बज़ौर बंदूक, चाहे वो आप पहाड़ों से तशद्दुद करें या आप गली कोचों में अपने ये जो जोरावर हैं इनसे आप लोगों को डराएं, आम आदमी के सामने कुछ भी नहीं है। और बदकिस्मती से रियासत ने भी पिछले कई दहाइयों में इनको ही मौका दिया है कि ये बड़े फूले पनपे और अपनी ये मलेशिया इसी तरह कायम रखे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो आर्मी चीफ का जो इस वक्त बयानिया है उसकी हमें अमली रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है कि अब नो मोर बिजनेस एज यूजुअल। जो लोग रियासत के सामने खड़े होंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेंगे, उनके साथ जो है एज पर लॉ ट्रीट किया जाए। एंड आई लव दिस जनरल आसिम मुनीर का ये जो एक नया स्टांस है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कुछ चाहिए उनसे या मैं उनको प्रेस कर रहा हूँ, मतलब दिस इज समथिंग प्रैक्टिकली व्हिच आई हैव सीन एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान। एक स्टेबिलिटी है, स्पेशली जाफर ट्रेन एक्सप्रेस था, मैं इंडियन चैनल पे बैठा हुआ था और आई जस्ट मेड एन एनालिसिस अबाउट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स माइंड। मैंने सोचा और उन्होंने कहा कि अब तो आप जो है ना टॉन्ट करके अब तो आप मजबूर होंगे ना, आप जो है उनसे जाके निगोशिएट करें जाके दहशतगर्दों से। तो मैंने इट्स ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू निगोशिएट विद टेररिस्ट्स, बी इट के इफ वी हैव टू मार्टर अ फ्यू सोल्जर्स और सिविलियंस। लेकिन अब जो है एक हार्ड स्टेट का स्टांस है और अब हमने दहशतगर्दों से बातचीत नहीं करनी। और मुझे यकीन करें इतनी खुशी हुई थी, बेशक हमने बहुत सारे हमारे सिविलियंस हैं जिनकी जान गई, हमारे फौजी हैं जो शहीद हुए, लेकिन आपने एक स्टेपिंग स्टोन बना दिया ना फॉर द फ्यूचर, फॉर अ सिक्योर फ्यूचर। Do you agree? देखिए 1000% अगर कोई बंदूक उठाता है और रियासत की कलपट्टी पर रखता है और डिमांड करवाता है और ब्लैकमेल करता है, उसको न्यूट्रलाइज करना रियासत की जिम्मेदारी है, चाहे वो बलूचिस्तान में है चाहे वो किसी और इलाके में है। फुल स्टॉप, नो डिस्कशन एंड नो निगोशिएशंस ऑन दैट। तो अब ये लोग जो इस तरीके से कर रहे हैं ये तो काबिल माफ़ी है, इसलिए इनको इक्वेशन से हटाना वो रियासत की पहली जिम्मेदारी है। बाद में हम
बाकी चीज़ों पे हम फोकस करें, जो कर रहे हैं ठीक है, उसकी फेस जो होनी चाहिए उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन बंदूक को न्यूट्रलाइज करना ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टास्क है जो हमारे सिक्योरिटी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी के साथ वो कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब हम इन प्रॉक्सीज को जो है एलिमिनेट करेंगे इंशाल्लाह। एक नेशनल क्वेश्चन अचकज़ई साहब, और नेशनल क्वेश्चन ये है कि हमने इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसने ब्लंडर किए, मुल्क तबाह किया। हमने बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जिनको जेल में होना चाहिए, जो पब्लिक ओपिनियन है, क्योंकि पब्लिक में एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, साबित शुदा भी है एक ये नैरेटिव, लेकिन हमें वो बाहर नजर आते हैं। मतलब इज दिस गोइंग टू चेंज? क्या हम अकाउंटेबिलिटी देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, पाकिस्तान में कुछ इश्यूज जिसको मैं स्ट्रक्चरल इश्यूज कहता हूँ वो कई दायियों से नेगलेक्टेड है, उस पर काम नहीं हुआ है। जब मैं कहता हूँ कि करप्शन को नज़रअंदाज किया गया है हर लेवल पे, हमने दिल में भी बुरा नहीं कहा, ये एक स्ट्रक्चरल चैलेंज है जो हमें करना है। क्या इसके लिए हम वो दिन आएंगे जब हम चाइनीज़ जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, हम अडॉप्ट करेंगे कि जिसने करप्शन किया हम उनको जो है लटकाएं? ये हमारा आइडियल होना चाहिए, हमारे एस्पिरेशंस होने चाहिए। यही मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर एक चीज़ के बारे में बड़े कमिटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें उसके साथ काम किया एज ए मिनिस्टर केयर टेकर जब मैं था, तो कई हवालों से उनके साथ ये डिस्कशन रही थी। उनकी बड़ी क्लैरिटी है कि हमने इस मैनेस को जो पिछले 70 साल से हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है, इसको हमने ख़त्म करना है। लाजमी बात है ये इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। अगर जो चीफ है वो कहता है तो फिर पूरा जो स्टेट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रियलाइजेशन है, उसके लिए काम शुरू हो चुका है, और इसलिए हम आप खुल के उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि बुनियादी प्रॉब्लम क्या है। तो वो दिन दूर नहीं है जब हम इस पे यानी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इसके हवाले से अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि पहले तो हम ये बिजनेस एज यूजुअल था कि किस तरीके से एसेट्स बनाए जाते हैं, नो क्वेश्चन विल आस्क। लेकिन अगर आप पब्लिक एक्सचेकर को एक्सप्लॉइट करेंगे, नाउ यू कैन नॉट गेट अवे विद। तो ये दिन मेरे ख्याल में दूर नहीं है कि बहुत जल्द ही इस हवाले से इंतहाई ड्रास्टिक रिफॉर्म्स हमें नजर आएंगे कि जो लोग अब फ्रॉम ऑनवर्ड रियासत के वसाइल को लूटते हैं उनसे हिसाब लिया जाएगा। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। एक अगेन नेशनल क्वेश्चन वो ये भी है कि आप कह रहे हैं आज से आगे, जो आज से पहले जिन लोगों ने गलतियां की हैं, करप्शन की हैं, मिसमैनेजमेंट की है, वो रियासत से हैं, वो किसी भी इदारे से हैं, आर वी गोइंग टू सी अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, पहली बात ये कि एब्सोल्यूट जस्टिस सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकता है। ठीक है, अगर आप कहें कि 70 से शुरू करें, वो जो आज मरे हैं उनको भी कब्रों से निकालें, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये फिजिबल नहीं है, ना रियलिस्टिक ना प्रैक्टिकल। लेकिन ये कि जब एक कौम फैसला करती है कि हमने आज के बाद ये डायरेक्शन लेना है, तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। फिर हमने उधर से शुरू करना है जहाँ पे हमारा रिजॉल्व बन जाता है, जहाँ पे आपने डायरेक्शन चेंज किए। ये एक सुपर टैंक की तरह है कि आपने एक डायरेक्शन ली और फिर आप उसी पे चल पड़े। ये एक इब्तिदा है। इसके लिए आइडियल तो ये होना चाहिए, लेकिन आइडियल रियल लाइफ आइडियल नहीं है। उधर से हम शुरू करते हैं जिधर फिजिबल हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही यानी खुशाइंद है कि आखिर हमने रियलाइज़ किए और हम उस तरफ जाना चाहते हैं जिस तरीके से बावकार कौमें यानी जा रही है इस ट्रेजेक्टरी पे, चाहे वो सिंगापुर है, चाहे वो GCC कंट्रीज़ है, चाहे वो चाइना है, जो एक इन वे करप्शन के खिलाफ उनके मॉडल हमारे सामने, जिन्हें हमें इन लेटर स्पिरिट कॉपी करना चाहिए कि हम किस तरह मिसयूज़ और करप्शन को जो है उसका कला कमा करें। लास्ट क्वेश्चन इन सरदारों के बारे में, और फिर हम आगे मूव करेंगे बलूचिस्तान की पॉजिटिव फ्यूचर और उसकी मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि ये जो सरदार हैं इनकी अपनी प्राइवेट मिलिशियाज हैं, स्टेट विद इन स्टेट है। सॉफ्ट स्टेट की मैं बात करूँ, जब सॉफ्ट स्टेट था, जिन्होंने इनको इनको जो है ना ग्रो किया, इनको सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जिसमें ये अपने मिलिशियाज बना ली। इनकी अपनी जेलें हैं, वहाँ पे लोग कैद हैं, अभी भी कैद हैं एज वी स्पीक। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो है नाजायज़ इनकी प्राइवेट जेलों में कैद होंगे। उनके लिए इस वक्त की स्टेट क्या कर रही है? क्या उनको उन सरदारों से आज़ाद करवाएगी, और क्या इन सरदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी? बिकॉज यही सरदार हैं जो कि BLA, BNF या मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको सेफ हेवन्स भी प्रोवाइड कर रही हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के हिसाब से, और यही मिलिशियाज हैं जो कि टेररिस्ट अटैक्स भी करती हैं पाकिस्तान की अवाम पे और फोर्सेस पे। देखिए, सबसे बड़ा जो सरदार था नवाब अकबर बुगटी था। आज नवाब अकबर बुगटी का जो
ट्रेडिशनल होम टर्फ है जिसमें डेरा बुगटी है, सुई है, आज वो पुरामन है, वहाँ पे कोई मलेशिया नहीं, नोबडी कैन डेयर चैलेंज द स्टेट। एक दफ़ा स्टेट ने फैसला कर लिया, नाउ इट्स पीसफुल। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा सरदार अख्तर मेंगल है, उसने कहा कि मैं क्वेटा तक जाऊंगा और मैं एक ऐसे कॉज के लिए जाऊंगा जो रियासत के खिलाफ बगावत में उस किरदार ने मावनत किया है, उसके हक में मैं जाऊंगा और उसकी रिलीज के लिए मैं ये मार्च करूंगा। उसको क्वेटा में रियासत ने नहीं आने दी, वो लखपास तक ही यानी कन्फाइन रहा और वो नाकाम, उसने मजबूरन अपने धरने को कॉल ऑफ किया क्योंकि लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दी। तो अब मैं समझता हूँ कि इनके वो दिन गए जब वो रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए जो 3 उनके टूल्स थे, यानी बंदूक वालों को लॉन्च करो, एक कौम, एक एथनिक ग्रुप के खिलाफ जो है बयानिया खड़ा करो, और तीसरी बात जो डिप्रिवेशन आर्गुमेंट है उसको जो है बना के पाकिस्तान के नेशनल एलीट को ब्लैकमेल करो, ये सारे हथियार एक एक होकर के अब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है बलूचिस्तान की आवाम को जो है अब की स्टेट जो है इंसाफ प्रोवाइड करेगी। इस वक्त बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे रिचेस्ट प्रोविंस है और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक ओवरसीज कन्वेंशन हुआ, इन्वेस्टमेंट कन्वेंशन हुआ, मिनरल्स कन्वेंशन हुआ, लाइक कन्वेंशंस वी हैव नेवर सीन इन पाकिस्तान हैपन। दिस शोज कि समवन इज वर्किंग बिहाइंड द डोर्स। मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन के ऊपर भी बहुत पॉलिटिक्स हो रही है कि इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो पाकिस्तान को कितना हिस्सा आ रहा है, नाजायज़ है, ये गलत एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, ये है वो है, मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी गलत बयानियाँ भी हैं। बलूचिस्तान, अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ रिच इज बलूचिस्तान? बलूचिस्तान के पास क्या क्या है? सोना है? देखिए, बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है, लेकिन जब तक आप जो ज़मीन के अंदर वसायल है, ज़मीन के ऊपर हैं, जब तक आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज यानी पैसा चाहिए, बहुत ही पैसा चाहिए, और उसके लिए टेक्नोलॉजिकल नो हाउ चाहिए। आप उसको चाट नहीं सकते। दुनिया की मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ, नाइजीरिया से लेके बाकी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोकल स्मगलिंग तो हुई है, लेकिन जब तक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स नहीं आए, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं आया, वो नहीं एक्सप्लॉइट हो सके। जबकि इसके मुकाबले में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनीज लैटिन अमेरिका आई, वहाँ पे आज लैटिन अमेरिका के बहुत से ममालिक इंतहाई उन्होंने यानी यूटिलाइज किया उन रिसोर्सेज को। बलूचिस्तान की भी एक स्टोरी है। अगर इन वसाइल, जो वसाइल इस वक्त अवेलेबल है, वो उससे हम बलूचिस्तान के वसाइल को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते आवाम के बेनिफिट के लिए। उसके लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ चाहिए, और इसके लिए जो अभी इन्वायरमेंट बन रहा है वो मेरे ख्याल में बड़ा आइडियल है। इस वक्त एक हम देख रहे हैं दुनिया में 2 ममालिक यानी चाइना और अमेरिका के दरमियान एक टैरिफ जंग है, और टैरिफ जंग के पीछे जो सबसे बड़ी जंग है वो है चिप की, सिलिकॉन की। वो मटेरियल जो हम बैटरीज में इस्तेमाल करते हैं वो रेयर अर्थ है, मिनरल्स हैं जो टेक्निकली बलूचिस्तान में खाम हालत में हैं। तो आज अगर बलूचिस्तान को हम यानी शोकेस करते हैं, हम अमेरिका के इन मसाइल को हल कर सकते हैं, हम चाइना के इन मसाइल को हल कर सकते हैं, जिसकी वजह से चाइना ने बैन लगाया अमेरिका पे। अमेरिका को वो रेयर अर्थ देने के लिए तैयार नहीं, और सिर्फ ताइवान के पास है, और ताइवान भी ब्लैकमेल करके अमेरिका चाहता है कि उनकी इंडस्ट्री वहाँ मूव हो। तो हम आसानी से उस गैप को पूरा कर सकते हैं। हम दोनों ममालिक के दरमियान एक मिडिल कोर्स ऑफर कर सकते हैं। हम चाइना को भी ऑफर कर सकते हैं, अगर चाइना इसमें इंटरेस्टेड नहीं है हम अमेरिका को भी ऑफर कर सकते हैं। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की का गेटवे है, और ये बलूचिस्तान के रेयर अर्थ अगर हमने सही तरीके से शोकेस किया तो हम एक इंटरनेशनल जो मिनरल कैपिटल है वो बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप एक नैरेटिव तोड़ें। एक ये नैरेटिव ये है जो कि हमारी मासूम पाकिस्तानी अवाम है, एक तबका है जो कि अमेरिका से मिन्नतें कर रहा है अपने एक लीडर को छुड़वाने के लिए, वहाँ पे लॉबिंग कर रहा है, और वो कहते हैं जी कि अमेरिका पाकिस्तान का जो दोस्त है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेकर आए जी, पाकिस्तान में इंसाफ लेकर आए। लेकिन एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान से यही बात जो आप कह रहे हैं कि जब मिनरल्स हम बेचेंगे अमेरिका को, जिससे पाकिस्तान की ज़ात को फ़ायदा है, तो वो कह रहे हैं ये तो अमेरिका को बेच रहे हैं, अमेरिका तो हमारा दुश्मन है। ये क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आप पीटीआई की तरफ आपका इशारा है, वो किसी बात पे टिकते नहीं है। उनका बयानिया 24 घंटे के बाद बदलता है, क्योंकि उन्होंने नए झूठ जो है वो खानी गढ़नी है, और उसी पे फिर वो प्ले करते हैं। तो और उनकी सोशल मीडिया जो है वो एक डॉलर माफिया बन चुकी है, लिहाजा डॉलर माफिया के लिए नए झूठ की तलाश जो है वो हर वक्त रहती है। उनके सारे बोर्ड्स अकाउंट्स वो इसी झूठ पे पलते हैं। लिहाजा मैं उनको सीरियस प्लेयर नहीं लेता, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में आप उनका कोई किरदार ही नहीं है। उनकी जो पार्टी है वो
بالکل کرپل ہو چکی ہے, ان میں اختلافات ہیں, وہ ان کا کوئی نیشنل ڈسکورس میں بھی حصہ نہیں ہے اور قومی ترقی میں بھی اس کا کوئی یعنی حصہ نہیں ڈال رہے ہیں. کے پی گورنمنٹ کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے. اگر انہوں نے صرف ایک لیڈر ایک کلٹ کے لیے ہی اپنے کام کرنے ہیں تو پھر نیکسٹ ٹائم لازمی بات ہے عوام کو ووٹ بھی نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب جیسے ہم لوگ, آپ نے یو ایس کی بات کی تو میرے ذہن میں آیا کہ جیسے ایک یو ایس ہے, ایک وار اکانومی ہے, موسٹلی یہ ایک نیا ایشو ہے, لیکن اس کو میں لنک کرنا چاہتا ہوں اسی سرداروں کی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے. میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ سرداروں کی بھی وار اکانومی ہے اور یہ سردار اسے کیسے بینیفٹ کرتا ہے؟ دیکھیے بلوچستان میں نے اشارہ کیا کہ ایک ایکو سسٹم بنایا گیا ہے. ایکو سسٹم کون چلا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ہینڈلرز انڈینز ہیں جن کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ پاکستان کو اس کی جب بھی جو اکنامک ترقی ہوتی ہے تو اس کو ڈسرپٹ کیا جائے, گروپ پیدا کیے جائیں پیریفری میں, فاٹا میں, بلوچستان میں, اور اس گروپ کے ذریعے اپنا وہ آبجیکٹیو استعمال کریں. اب اس میں فٹ سولجرز کون ہیں؟ وہ یہی بلوچ سردار ہیں, ان کے جو ہے قبائلی جو چیلے ہیں وہی ہیں جو کچھ پیسوں کے لیے ان ہینڈلروں کے ہاتھ جاتے ہیں, ان کے کمانڈرز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں خودکش میں, کائنیٹک ایکشن میں. یہ اصل میں ان کا ایک ہتھیار ہے. جب بھی ان کو فارن فنڈنگ ملتی ہے اور ان کے لوکل گریونسز ہوتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. اب یہ بی ایل اے آج کی پیداوار نہیں ہے, یہ 70s کی پیداوار, یہ بی ایل ایف آج کی پیداوار نہیں ہے, یہ 60s کی پیداوار. جب بھی ان کے پاس فارن فنڈنگ آتی ہے اور لوکل گریونسز ان سرداروں کے, یعنی وہ سی ایم مانگتے ہیں, وہ فنڈنگ مانگتے ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں, تو یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات شروع ہو جاتے ہیں, ایک دم سے دہشت گردی جو ہے نکل آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس سے بینیفٹ جو ہے, مین بینیفٹ جو ہینڈلرز ہیں ان کو اسٹریٹجک لیول پہ جاتی ہے, جو سردار ہیں ان کو پولیٹیکل بلیک میلنگ میں موقع ملتا ہے, اور جو لوکل آپ کے فٹ سولجرز ہیں ان کو ایک وار اکانومی میں جابز ملتے ہیں, جو وہ جا کے پہاڑوں میں لڑتے ہیں ان کے لیے, اور یہ جو خودکش اور یہ حملے کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو لوکل آپ کی مافیاز ہیں جس میں لوکل ٹھیکیدار ہے, جس میں ایک بیوروکریٹ ہے, وہ پھر ان لوگوں کو سسٹین رکھنے کے لیے ڈونیشنز دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں. تو ایک پورا ایکو نظام پیسوں کا, بلیک میلنگ کا بن جاتا ہے. اب اس ایکو نظام کو ہم نے ریورس کرنا ہے. مطلب میں تو حیران ہوں, اور یہ آپ خواتین و حضرات جان کے حیران ہوں کہ یہ سنس پارٹیشن ہے کہ جس ٹائم پہ پارٹیشن ہو رہا تھا اور پرنسلی اسٹیٹس کو جو ہے, میجورٹی مسلم اسٹیٹس کو جو ہے پاکستان کی طرف کہا گیا تھا, ایون بلوچستان میں میجورٹی مسلم اسٹیٹس تھے جن کی عوام نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے. اس وقت کا سردار جو تھا وہ بھی بک گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. بہرحال اس وقت جو یوتھ ہے سر, 70% آف پاکستان's پاپولیشن ہماری یوتھ ہے, ٹیلنٹڈ یوتھ, ویری ٹیلنٹڈ یوتھ, لیکن آف ٹریک ہے, ان گائیڈڈ ہے, فرسٹریٹڈ ہے, ڈپریسڈ ہے, انگزائٹی میں ہے, فیوچر نظر نہیں آ رہا. سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, یہ پتہ نہیں لگتا کہ کس پہ یقین کرنا ہے, کس پہ نہیں یقین کرنا, میں ٹھیک ہوں یا آپ ٹھیک ہیں, یا میں غلط ہوں یا آپ غلط ہیں. اس میں ان کو کس طریقے سے گائیڈ کیا جائے؟ اور یہ جو ایک نیریٹو وار چل رہی ہے, 5th جنریشن وار چل رہی ہے, جس سے پاکستان کی یوتھ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, واٹس دی سولوشن؟ دیکھیے پاکستان کی آبادی یوتھ ہے, یہ ہم سب کہتے ہیں, کلیشے آپ نے بھی سنا ہے. ریاست کی مختلف لیول پہ اس وقت کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمیں ایوالو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اسٹریٹجی کا مطلب یہ کہ ابھی تک ہم صرف لیبر امپورٹ کر رہے ہیں, یوتھ کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جو ان کی انگیجمنٹ ہے اس کے لیے آرمی چیف نے 3 انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں جو ٹریننگ ہے, اس میں 35,000 سے زیادہ جو ہے بچیوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے جو گلف میں جا کے وہاں پہ لیبر فورس کا حصہ بنیں گے. ان کی یعنی ٹیکنیکل نو ہاؤ امپروو کی جا رہی ہے, لیکن پورے گورنمنٹس کی سطح پہ ابھی تک ہمیں وہ انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی جو ہونا چاہیے. دوسری طرف بدقسمتی سے وہ ریڈیکلائزڈ بہت حد تک ہیں, بہت لیفٹ کی آئیڈیالوجی اور رائٹ کی آئیڈیالوجیز ان تک سرات کر گیا ہے. چاہے وہ بلوچستان کی یونیورسٹیز ہیں, چاہے وہ پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں, چاہے وہ کے پی ہے, ان پہ جو ہے ہماری نظر نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک ان ٹرانزیشن ہے ٹو بیکم ریڈیکل, یعنی سوسائڈ بامرز, ٹو بیکم فٹ سولجرز آف دا ٹیررسٹ. وہ آسانی سے ان کا دماغ سپورٹ ہو جاتا ہے ان جھوٹ سے, پروپیگنڈا سے, اس نیریٹو سے. وہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے لیول پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان میں 20,000 جوان لیبر مارکیٹ میں ہر سال داخل ہوتے ہیں, ان کو انگیج کرنا کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. آپ 10 ارب ان کے لیے اسپیئر کریں, 30,000 اسٹیپنڈ پہ ان کو لگائیں, ان کو آئی ٹی میں ٹریننگ دیں, ان کو جو ہے منرلز میں ابھی ٹریننگ دیں. 3% ہماری جو ابھی یوتھ ہے وہ منرل میں ان کی ٹریننگ ہو
ہو رہی ہے اس کو ہمیں ہائر لیول پہ لے جانا چاہیے. یہ سمپل کامن سینس کی اسٹریٹجیز ہیں, لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں ریڈیکلائزیشن آج کی پیداوار نہیں ہے. جب سے سوویت یونین تھا تو بلوچستان کے یونیورسٹی کے پروفیسرز ان کے لیفٹسٹ آئیڈیا سے متاثر تھے اور وہ انجیکٹ کر رہے تھے وہی جراثیم ان بچوں کے جو آج بڑے ہو گئے ہیں. یہی حال پنجاب میں بھی تھا. ایک لیفٹ ایک رائٹ کا آئیڈیالوجی تھا مصر کے اخوان مسلمین سے لے کے پھر بعد میں القاعدہ, جو آج بھی ایک حد تک یونیورسٹیز میں سم ہاؤ ایک طرح سے ان کی لیگیسی ہے. تو یہ ریڈیکلائزیشن پہ ہم نے ایز اسٹیٹ کام نہیں کیا ہے. اسی طرح مدارس ریفارمز ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم نے کرنا ہے. وہ اس کے لیے اسٹرکچرل رویہ ابھی تک ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا ہے. انسٹرومنٹل کام جو ہے نہیں ہے, انکریمنٹل کام ہوا ہے. یہ بڑے چیلنجز ہیں جو ہم نے کرنے اور فوراً کرنے ہیں اور کل سے پہلے کرنے ہیں. اچھا چکزئی صاحب, بات کرتے ہیں نیریٹو کی بات کریں ہم لوگ, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے؟ جتنا میں نے انگیج کیا نا یوتھ کو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پیار کے بھوکے ہیں اور ایک چھوٹے سے جواب کے بھوکے ہیں. اگر ان کے ذہنوں میں جو سوال ہیں اگر ہم ان کو بٹھا کے پیار سے ان کا جواب دے دیں تو یقین کریں وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں. دیکھیے اگر آپ صرف بیانی کی بات کر رہے ہیں, میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیے یوتھ کے لیے ہم نے ایونیوز کھولنے ہیں, ان کی انرجی کو چینلائز کرنا ہے, ہمیں انہیں فریڈم دینی ہے, انہیں اس ملک میں یہ احساس دینا ہے کہ ان کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ ہے, ان کے لیے بھی ایجوکیشن کے مواقع ہیں, کریئر اپرچونیٹیز ہیں. یہ ریئل ہارڈ ورک ہے, وہ بیانیے سے زیادہ کام ہے کیونکہ انہیں اپرچونیٹیز ریئل لائف میں دینی چاہیے. بیانیہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ جو دشمن کا بیانیہ اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. دشمن کا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا. دشمن کا بیانیہ یہ کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ گلٹی ہے. اب ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری اسٹریٹجی کی یعنی اسٹریٹجی پہ ہم بات کرتے ہیں. اور کوئکلی میں یہ کہوں کہ ابھی ریسنٹلی یہ خبریں ہیں کہ جو انڈین ہینڈلر ہے دو طریقوں سے انہوں نے جو بلوچ یعنی اکاؤنٹس ہیں ان کو لانچ کیے ہیں. ایک انڈین نیشنل جو ہے وہ اشوک چترویدی کے نام سے سامنے آیا ہے جو بلوچستان کے یہ بلوچ انسرجنسی کے اکاؤنٹس انہوں نے لانچ کیے ہیں. اس میں تقریباً 500 سے زیادہ انہوں نے بورڈز جیلی نام سے بلوچ ناموں سے بلوچ ایکسنٹ سے انہوں نے لانچ کیے اور اس کے لیے ڈیلی انہوں نے 8000 سے زیادہ یعنی آرٹیز کیے ہیں, ٹویٹس کیے ہیں, باقی پلیٹ فارمز پہ انہوں نے میسیجز کیے ہیں اور اسی طرح تقریباً کوئی 20,000 زیادہ گرافکس بنائے ہیں اور اس میں بلوچ ایکسنٹ استعمال ہوا ہے بلوچی زبان کا. تو ان کی منظم اور خود اس کا نام انہوں نے اپنا رکھا تھا دستگیر بلوچ. تو جس طریقے سے انڈیا بلوچ یعنی بلوچستان میں انسرجنسی کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال اب کر رہی ہے وہ ہمارے سامنے آشکارا ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو کائنیٹک لیول پہ جو بلوچستان میں واقعات ہیں ان کو نائٹ گوگلز پرووائڈ کرنا, ان کو جدید اسلحہ جو امریکن اسلحہ ہے وہ خرید کے دینا اور وہ بھی کاروباری لوگوں کے گائز میں ایران بارڈر سے یہ آپریٹ ہو رہے تھے. یہ جس طرح کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک تھا یہ بھی اسی طرح اسی علاقے کو استعمال کر رہے تھے کیونکہ جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے اس ریجن میں یہ واقعات موسٹلی ہوتے ہیں اور ایک سینکچری ہے اکراس دا بارڈر. تو ایک منظم طریقے سے یہ بلوچستان میں بیانیے پہ بھی کام کر رہے ہیں اور کائنیٹک لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں, اپنی پراکسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم بیانیے کی جنگ ہار رہے ہیں کیونکہ اس کا اپنا ایک کوٹ ہے یو ون نیریٹو وار دین the bullet will simply win the victory. صحیح ہے. تو اب ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ ہم نے نیریٹو کی جنگ جیتنی ہے. پہلی دفعہ مختلف لیول پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی صلاحیت بلوچستان کے حوالے سے امپروو کریں اور اس میں آپ بہت سے جو سوشل سرکلز ہیں رسپیکٹیبل آرگنائزیشنز ہیں جو بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں, جو بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے کنسرن ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں اس بیانیے کو بھی کاؤنٹر کیا جائے. تو یہ ایک ایسا بیانیہ ایک ایسا جواب ٹاسک ہے جو گورنمنٹ کے ایک ادارے کا کام نہیں ہے. یہ ایک ملٹی ٹاسک ہے جو ہر پاکستانی کو, ہر بلوچستانی کو, ہر محب وطن شخص کو یہ ٹاسک جو ہے وہ اپنا سمجھ کے پھیلانا ہے کیونکہ ایک نیشنل کاز ہے. اب نیشنل کاز جو ہے جب سوشل میڈیا کا
झूठ फैलाएगा वो एम्पलीफाई होता है, और फिर झूठ इससे पहले कि आप सच बोलें वो कहीं घर तबाह कर चुका होगा। तो इसलिए लाजमी है कि ये स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट्स लेवल पे, आम आदमी के लेवल पे ये रियलाइजेशन हो कि नैरेटिव को हमने अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि झूठ की जो कमाई है उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा लोगों को मिल रहा है, उसका तोड़ कर रहा है। उसके पीछे गवर्नमेंट्स हैं, इंडिया की जो मैंने मिसाल दी, इसके पीछे वो अहबाब हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो अपने आप को यूट्यूबर्स या जर्नलिस्ट कहते हैं, जो एक पार्टी से, एक ग्रोह से मुंसलिक हैं, जो अंदर बैठे हैं और जो मुल्क से बाहर बैठे हैं। लिहाजा वो लोग, उनका बयानिया सिर्फ 0.1% इन मिलिटेंट्स पे है जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, या उन 2% पे कर रहे हैं जो अपने आप को बलोच सरदार कहते हैं या बलोचों के नुमाइंदे कहते हैं, उनके बयानिए को प्रमोट करने हैं। तो उनका हमने काउंटर करना है। चैलेंज है, लेकिन चैलेंज अब कबूल हो चुकी है। लेकिन सॉरी टू से ये चैलेंज कबूल करके भी है हम लोग जो है इसको हार जाएंगे, इस जंग को। और उसकी रीजन ये है कि जो टूल्स या जो बैटल ग्राउंड हमने यूज करना है टू काउंटर द नैरेटिव, उसके हेडक्वार्टर्स हैं इंडिया के अंदर। फेसबुक हो गया, ट्विटर फॉर्मली अब एक्स है, या व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इंडिया के अंदर हैं। और इंडिया हमारे अकाउंट्स को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर देता है, या वो उनको जो है शैडो बैन कर देता है कि जो काउंटर नैरेटिव हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो फैक्चुअल होता है वो उसको छुपा देता है, और जो उनका दुश्मन का नैरेटिव होता है उसको वो प्रमोट कर देता है। देखिए, ये एक चैलेंज है कि इंडिया का बड़ा उसमें किरदार है, इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हाईजैक करने में, लेकिन स्टेट जो है वो बहुत बड़ी होती है, उनके वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। इस पे काम हो रहा है, मुख्तलिफ लेवल्स पे हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रियलाइजेशन है कि हमने काउंटर करना है। काउंटर के कई तरीके वो बाकी मुल्कों ने भी किए हैं, तो हम वी आर कैचिंग अप विद दैट रेस। तो अभी हम इंशाल्लाह उधर जाएंगे जिधर बाकी मुल्कों ने कामयाब तजर्बे किए हैं कि किस तरीके से सबवर्टिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को कंटेन किया है, चाहे वो जीसीसी कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडोनेशिया और मलाइशिया है। तो हम उन मुल्कों से भी लर्न कर रहे हैं कि हम इस सबवर्सिव सोशल मीडिया बिहेवियर को किस तरीके से हम चेक करें। तो थिंग्स आर बीइंग इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। एंड इसमें सजेशन ये होगी जो मेरी साइड से, वो ये है कि या तो इन सारी सोशल मीडिया कंपनीज को कहें कि अपने हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में लेकर आएं, और पाकिस्तान और इंडिया का जो डेटा है उसको टोटली सेपरेट करें, और उसकी जो रीच है, जो उसका ऑडिट होता है वो भी सेपरेट करें, या फिर पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया जो है वो बनाए जिस तरीके से चाइना ने बनाए हुए, जिस तरीके से यूएई है, सऊदीया ने, रशिया ने बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से दिस इज द ओनली। देखिए, अल्टीमेटली वही रीजनलिज्म जो है सोल्यूशन है कि हर रीजन में आप अपने सोशल मीडिया ऐप्स पे जाएं। आखिर में हम वही जाएंगे अगर इनकी जो नेट कॉस्ट है सोसाइटी को वो एक थ्रेशोल्ड के बाद क्रॉस करती है, तो आखिर में वही वसाइल। इससे हमें डबल फायदा होगा। वैसे अगर हम अपना मिसाल के तौर पे फेसबुक है, हम पाक बुक बना देते, मिसाल दे रहा हूँ, तो जितना रेवेन्यू बिजनेस हम जनरेट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स में फेसबुक को देते हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएगा। एब्सोल्युटली। देखिए, फिर इसके कामयाब तजर्बे हो चुके हैं, हमारे हमसाय ममालिक ने किए हैं, हत्ता कि ईरान ने कंट्रोल किए हैं। तो ये हम कर सकते हैं और इज डूएबल, और इस पे काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ई साहब, ईरान पाकिस्तान का बड़ा एक अच्छा दोस्त रहा है। ईरान ने पाकिस्तान को जंगों में भी सपोर्ट किया है। ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। Where did we go wrong with ईरान कि ईरान पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को जो है सेफ हेवन्स दे रहा है, उनको वो पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की इजाज़त दे रहा है अपनी सरजमीन से। देखिए, ईरान के साथ हमारा कोई ज़मीन का तनाज़ा नहीं है। उनके साथ हम एक बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, तकरीबन कोई 1200 किलोमीटर से ज़्यादा। तो पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि तमाम हमसायों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, और लीस्ट हर हमसाये के साथ ख़राब ना हो। इस वक्त हमारे 2 हमसायों के साथ ख़राब हैं, तो यही फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर पाकिस्तान का रहा है कि जो इनके साथ डाइवर्जेंसीज हैं, इख्तलाफात हैं, उनको इस तरह मैनेज करें कि कंप्लीट रप्चर ना आ जाए, कि ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब इस लेवल पे ना जाए कि हम कम्युनिकेट ना कर सकें। बदकिस्मती से जो लो लेवल इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में चलती आ रही है, उसको शे मिला है ईरान की सरजमीन से। अब उसमें ईरान की इस्टेब्लिशमेंट कंप्लिसिट है, क्या उनकी मजबूरी है, उस पर बहस हो सकता है, उस पर जजमेंट हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती से ईरान की टेरिटरी बलूचिस्तान में पिछले 2 दहाइयों में इस्तेमाल हुई है। सबसे बड़ा नेटवर्क
कर्रा का वहाँ पे बस्ट हुआ है कुलभूषण यादव की शक्ल में। चाबहार बंदर से ये ऑपरेट कर रहे थे। अभी ये दूसरा नया नेटवर्क जो है वो बस्ट हुआ है, जो अभी हमने इशारा किया चतुर्वेदी का, जो वहाँ पे एक डिप्लोमेट के रोल में भी रहा है तेहरान एम्बेसी। He's also been busted. एग्जैक्टली, ये आल्सो बस्ट हुआ है। तो इसी तरह ये जो मिलिटेंट्स दहशतगर्द हैं उनको सेंचुरी मिली है। एक टाइम इस तरह हमने देखा है कि जो बड़े लीडर्स हैं इनके, जिसमें बशीर ज़ैब है, डॉक्टर आला नज़र है, इन्हें पनाह मिली है ईरान में, उनकी इलाज के हवाले से इंटेलिजेंस गैदरिंग हुई है। तो इस वक्तन फ़ौक्तन पाकिस्तान ने इस मसाइल को हल करने के लिए ईरान के साथ मैकेनिज़म्स भी क्रिएट किए। और लास्ट ईयर जब वो मर्ग बर समाचार ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया था, तो फिर एक अच्छा मैकेनिज़्म वो बन गया था कि हम एक दूसरे के मामलात को देखेंगे। एक ऑफिसर्स दोनों ममालिक के बॉर्डर्स में, सूबे में, बॉर्डर्स शहर में बैठेंगे और मैकेनिज़्म को तय करेंगे किस तरीके से इंटेल शेयर करना है। तो वो इफेक्टिव करना चाहिए। और हम आज भी ये कोशिश है कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हों। ईरान के साथ हमारे पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ पे हमारे यानी शिया कम्युनिटी के बहुत ही मुक़द्दस मकामात हैं। हर साल लोग वहाँ से आते हैं और हम जाते हैं। तो ये एक दो हमसाया ममालिक का एक ऐसा ताल्लुक है जो हम यानी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन सिक्योरिटी डोमेन में सीरियस ग्रीवेंसेस हैं पाकिस्तान के, सीरियस शिकायतें हैं। बलूचिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी के टूल्स हैं वो न्यूट्रलाइज करना ईरान की जिम्मेदारी है। तो इस पे आपको नहीं लगता, जैसे अभी 8 पाकिस्तानी जो है वहाँ पे शहीद किए थे, दे वर गन डाउन, तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस चाहिए था। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री तो ऐसा लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करती, अपॉलॉजीज, लेकिन मतलब अभी हम बात कर रहे थे किसी को पता ही नहीं था हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन है। और आपको नहीं लगता वाज इट अ वीक रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? देखिए, हम फॉरेन ऑफिस के रिस्पांस को जज कर सकते हैं, वीक आप कह सकते हैं, आप इसको यानी लेस रोबस्ट कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा बिहाइंड द सीन कम्युनिकेशन लेवल है वो बड़ा स्ट्रेट है, बड़ा रोबस्ट है। जब भी हम इस तरह वाक़यात होते हैं तो एक हाईएस्ट लेवल पे जो है कम्युनिकेशन होती है और कंसर्न जो है वो हाईएस्ट लेवल पे शेयर होते हैं और रोबस्ट तरीके से एहतजाज होता है। ये वाक़या जो है वो ईरान ने एक्सेप्ट किया है कि ये उनकी सरजमीन पे हुआ है और उन्होंने अश्योर किया है कि वो हर लेवल पे के इन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के रिस्पांस को माजी में वो देख चुके हैं कि ईरान पे की सरजमीन में दहशतगर्दों को अगर पाकिस्तानी दहशतगर्द वहाँ पे हैं तो पाकिस्तान हैज़ द राइट टू रिस्पांस। ये पाकिस्तान का एक राइट इस्टेब्लिश हुआ है मर्ग बर समाचार के बाद। लिहाजा ईरान को इसके इम्प्लीकेशन का पता है। तो अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे बिहाइंड द सीन एक टेम्पलेट पे एग्रीमेंट होती है तो ये खुशाइंद है, लेकिन ये एक ऐसे स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान सिस्तान से ये शिकायतें ख़त्म। अच्छा, ईरान को एक दफ़ा पहले भी हमने जो है सरमाचार जो हमने ऑपरेशन किया था उसमें जवाब मिला था। जैसे अफ़गानिस्तान को हम लोगों ने बार बार कहा आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के अंदर, आप लोग सेफ हेवन्स ना दें, आराम से किया, बातें की, डेलीगेशंस भेजे, उनको समझ में नहीं आई। देन वी स्टार्टेड गोइंग इनसाइड अफगानिस्तान एंड अटैकिंग दोज टेररिस्ट। अगर ईरान नहीं रुकता, वो कंटिन्यू करता है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ईरान के अंदर जाके स्ट्राइक करें? देखिए, ईरान इस वक्त एक मुश्किल में है। ईरान के बहुत से जो उनकी प्रॉक्सी ताकत है मिडल ईस्ट में वो कमज़ोर हो गई है। हम एक हमसाया मुल्क की हैसियत से नहीं चाहते कि ईरान डिस्टेबलाइज हो, उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोई जारियत हो। हम बिल्कुल ईरान के साथ खड़े हैं कि उनके जो पोलिटिकल इशूज़ हैं वो कम हों, लेकिन हम ये भी तवक्को करते हैं कि हमारे साथ जो दहशतगर्दी के हवाले से इशूज़ हैं इस पे भी ईरान रोबस्ट रिस्पांस दिखाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो रैशनल एक्टर्स हैं, उन्हें इस बात की समझ है कि पाकिस्तान की जो कंप्लेन है वो सीरियस है, उन्हें सीरियस लेना है। बाकी जो इस तरह मैंने इशारा किया, पाकिस्तान का राइट वो महफूज है। जिस मुल्क के टेरिटरी से थ्रेट है पाकिस्तान को राइट है कि वो न्यूट्रलाइज हो, चाहे वो एक हमसाया मुल्क से है या दूसरे हमसाया से मुल्क से या तीसरे हमसाया मुल्क से। फैंटास्टिक। लास्ट चंद क्वेश्चन है। हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे स्टार्ट के अंदर, जो है इस वक्त टैक्टिकल विल नॉट डिटर इन्वेस्टमेंट। वेयर आपका क्वेश्चन है ना? सिक्योरिटी। हाँ, बलूचिस्तान की बात करते हैं। इन्वेस्टर्स से बातचीत इस वक्त जो है चल रही है, कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की सिक्योरिटी इज़ अ वेरी बिग कंसर्न
not just for پاکستانی, صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ پنجابیوں کے لیے نہیں, بلکہ ایون فار فارن انویسٹرز. دیکھیے پہلی بات یہ کہ پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے. اس انسرجنسی کے سامنے یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے. اس سے ورس ہم نے سوات میں دیکھا, وزیرستان میں دیکھا, جہاں پہ فورن ایلیمنٹس آکوپائڈ تھے, وہاں پہ لوکیٹڈ ہو گئے تھے, انہوں نے آکوپائی کیا تھا پاکستان کی ایک جغرافیہ کو. لیکن پھر آپ نے دیکھا جب آپریشنز ہوئے ہیں, الحمدللہ دے نیوٹرلائز, ناؤ دے کین ناٹ کیپچر 1 inch. بلوچستان میں یہ ریک ٹیک تو اسے بہت زیادہ کمزور ہے. ٹیکٹیکل تھریٹ ہو سکتے ہیں لیکن اسٹریٹجک تھریٹ نہیں. اگر یہ فارن انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کر سکے تو آج ہم ریکارڈنگ کی بات نہیں کر رہے ہوتے. آج بیرک گولڈ جو $6 بلین لا رہا ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہوتے. اور اسی طرح جو گولڈ کاپر فیلڈز ہیں اس میں جو فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ دہشت گرد انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو ڈسکریج نہیں کر سکتے. پاکستان کی ریاست اتنی مضبوط ہے کہ ان کے سامنے پاکستان کی یعنی ان کی جو پروگریس ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے سامنے. سر بلوچستان میں یا سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیریٹو جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا, ہمارے حقوق چھین لیے ہیں, اور ہمارے حقوق پنجابیوں نے چھینے ہیں, اور پنجابیوں کو جو ہے پھر وہ قتل کرتے ہیں, شہید کرتے ہیں چون چون کے ID کارڈز دیکھ کے. اور آج بلوچستان کافی انسیکیور بھی ہے. مطلب کوئی بھی پنجابی یا کوئی بھی KP یا ایون سندھ کا بندہ بلوچستان جاتے ہوئے 10 بار سوچتا ہے. بدقسمتی سے یہ تقریباً جب سے صوبہ بنا ہے بلوچستان کے انہی سرداروں نے ایک بیانیہ بنایا کہ چیف سیکریٹری جو ہے وہ پنجابی اسپیکنگ کمیونٹی کا ہے, اس کو بولو گھر جاؤ, ہم ٹرین چلائیں گے, ہم ان کو باہر بھیجیں گے. یہ اصل میں ایک دشمن کھڑا کرنا تھا, ایک اینیمی کھڑا کرنا تھا. اگر آپ ایتھنک بنیادوں پہ سیاست کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایتھنک دشمن چاہیے. لہٰذا انہوں نے پنجابی کمیونٹی کے نام پہ ایک دشمن کھڑا کیے. اب اس سے یہ نقصان یہ ہوا کہ بلوچستان کی جو سوسائٹی ہے اس کی اس کی تباہی ہوئی. میرے ٹیچرز, مینٹورز, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک پنجابی کمیونٹی کے یعنی ٹیچرز تھے, لیکچرز تھے, پروفیسرز تھے. یہ ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں. باقی اسی طرح جو لکھا پڑھا لوگ تھے یہی تھے. بلوچستان آج بھی آپ یقین کریں پشین, چمن, خوزدار, تربت, یعنی یہ وہ علاقے ایک زمانے میں اتنے پسماندہ تھے, وہاں پہ ٹیچرز لوکل نہیں آتے تھے, نہ لوکل کرنا چاہتے تھے, نہ ان کے پاس ایجوکیشن تھی. وہ ہمارے پنجابی کمیونٹی کے یہ ٹیچرز تھے جو وہاں پہ جاتے تھے. لیکن اس اینٹی پنجابائزیشن کا جو ان کا نیریٹو ہے ان سرداروں کا, اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ تباہ ہو گیا. حالانکہ یہ پنجابی کمیونٹی ہمارے ساتھ 200 سال سے وہاں پہ ہے اور آج بھی ہے. مطلب اس کے باوجود کہ ان کے خلاف ڈسکریمنیشن کی بنیاد پہ یہ سرداروں کا بیانیہ ہے, لیکن ان کے ساتھ عام آدمی کی, عام لوگوں کی آنا جانا, محبت, شادیاں وہ اسی طرح ہے جس طرح ماضی میں رہیں. لیکن یہی پنجاب آج بھی جو یہ کوس رہے ہیں, 1 لیٹر پیٹرول میں 80 روپے آج بھی بلوچستان کے ان شاہراہوں کے لیے بیچتا ہے, جو ابھی پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے. 80 روپے 1 لیٹر میں آپ کو, اگر آپ لاہور میں ہیں یا گجرانوالہ میں ہیں تو آپ پنجاب کے بلوچستان کے ان شاہراہوں پہ دیتے ہیں. اسی طرح NFC ایوارڈ جو ہے بلوچستان کا حصہ ہے وہ ڈبل کر دیے. اس کے علاوہ جو بلوچستان کے ایجوکیشن میں کوٹا ہے پنجاب میں, ہر ایجوکیشن ادارے میں ہے, وہ کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ جو بلوچستان کا گیپ ہے فائنینشیل, یعنی 1000 ارب جو ہمارا بجٹ ہے اس میں ٹوٹل بلوچستان کے وسائل 48 ارب ہم نے لوکل جنریٹ کیے ہیں اور تقریباً 250 کے قریب ہماری رائلٹی بنتی ہے. باقی سارے جو ہے وہ فیڈرل یعنی پورے پاکستان نے کیے ہیں, اور پنجاب نے ٹیکس کی مد سے جو بھی فیڈرل ریسیٹس ہیں اس سے بلوچستان کا حصہ بجٹ بنتا ہے. تو یہ کھوسنا کہ پنجاب نے وہ کیا ہے, یہ اصل میں ایک جھوٹا بیانیہ ہے جو فیکٹس میں نہیں ہے. تو میں تو بلوچستان کے عوام کی طرف سے شکر گزار ہوں, پاکستان کے عوام کا, پنجاب کے عوام کا, کہ وہ بلوچستان کی ترقی میں 80 روپے آج ڈال رہے ہیں. یعنی اس سے اور قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ 80 روپے 1 لیٹر میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اور الحمدللہ یہ بلوچستان کے ترقی کے لیے ایک سنگ میل ہے. بے شک اس میں جتنی بھی یعنی کوتاہیاں ماضی میں ہوئی ہے, لیکن یہ کمپنسیشن ہے اس بیانیے کا کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا یا خدا نخواستہ پنجاب نے کچھ نہیں کیا. تو یہ ایک بوگس, ایک دیوالیہ
فن پہ مبنی بیانیہ ہے جو ان سرداروں نے لانچ کیا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، اور آج فیکٹس اس کے خلاف ہیں۔ اور جسٹ ٹو ایڈ، ایک اور نیریٹو یہ بھی ہے بلوچستان کی یا بلوچستان کی عوام کا یا ان کے جو سردار ہیں جو اس کو ہوا دیتے ہیں کہ جو ریسورسز بلوچستان سے باہر جا رہے ہیں، پاکستان میں، پنجاب میں جا رہے ہیں، کے پی میں جا رہے ہیں، اس میں ہمیں ہمارا شیئر نہیں ملتا، لیکن فیکٹس جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کا ڈیو شیئر ہے وہ ان کو ملتا ہے، لیکن ان سرداروں سے وہ آگے نہیں جاتا۔ دیکھیے بدقسمتی سے بلوچستان کے جو اس وقت اویلیبل وسائل ہیں، اگر یہ بلوچستان پہ لگ جائے، بلوچستان کی ٹوٹل آبادی ہاف آف فیصل آباد ہے، یہ ترقی یعنی سالوں میں نہیں مہینوں میں ہو سکتی ہے۔ بلوچستان کے ٹوٹل 25,000 سے لے کے یعنی 30,000 تک یوتھ ہے، انہیں آپ ہر مہینے اسٹیپنڈ دے سکتے ہیں۔ بلوچستان کے ٹوٹل تقریباً یعنی 6 وہاں پہ ڈویژنز ہیں، ہر ڈویژن کو جو ہے آپ لاہور بنا سکتے ہیں، مرکز کو آپ جو ہے اسلام آباد بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یعنی ہم ہر سال 100 بلین سرنڈر کرتے ہیں نالائکی کی وجہ سے، بیوروکریٹک انیفیشنسی کی وجہ سے، یہ تو حال ہے۔ اور باقی جو ہے وہ پی ایس ٹی پی میں جاتا ہے، وہ روڈ نام و نہاد نالیوں میں، نام و نہاد اسکیموں میں کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو آپ مطلب بلوچستان ایک نشے کی طرح بن گیا، آپ وسائل ڈالتے جاؤ اور وہ جو ہے نشے کے ادویات خریدتا رہتا ہے۔ تو یہ ایلیٹ کا مسئلہ یہ ہے، عام آدمی کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ، میں نے اس طرح اشارہ کیا، 10 ارب ڈالر بھی دو اگر اسی طریقے سے خرچ ہونے تو عام آدمی بینیفٹ نہیں لے سکتا۔ بلوچستان کی عوام کے لیے خوشخبری بھی ہے، جو جی ٹی روڈ تھی اب وہ ایک موٹر وے میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ یہ الحمدللہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ یہ چمن سے لے کے کراچی تک ایک میجر یعنی اسٹریٹجک منصوبہ ہے۔ یہ ایک ایسا روڈ ہے جس سے لوگوں کی آمد و رفت کے لیے بڑے آسانی ہوگی، اور اس کی اسٹریٹجک بھی سگنیفیکنس اس لیے ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس روڈ کو انٹرپٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ اس کو بلاک کرتے ہیں، تو پہنچنے میں سیکورٹی داروں کو بھی پرابلم ہے کیونکہ کمیونیکیشن آسانی سے نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کوئٹہ سے اگر آپ چاغی جاتے ہیں تو تقریباً یہ 9.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئٹہ سے گوادر جاتے ہیں تو 12-13 گھنٹے لیتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سنگل روڈ ہے، آپ کراچی کی طرف جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ بھی بہت بڑا جواز ہے کہ اس کو خونی روڈ کہتے ہیں۔ ہر سال 2000 سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ایک بڑا میجر ڈیسیجن ہے، جہاں سے بھی وسائل آ رہے ہیں میں بڑا شکر گزار ہوں کہ عام پاکستانی اپنے پاکٹ سے اس N25 کو فائننس کر رہا ہے۔ لیکن یہ خوش آئند ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ N25 اب دورایا مل جائے گا، 2 کیریج وے مل جائے گا، اور یہ بہت جلد میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کریڈٹ ہے، لیگیسی ہے کہ N25 کیریج وے جو ابھی تک نہیں بن سکا یہ بن جائے گا۔ اچھا، ایک کویشچن ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جو سی پیک ہے نا اور گوادر ہے، اس پہ جنرل پاشا اس وقت کی ڈی جی ISI کی رپورٹ تھی کہ انڈیا تو اس کو ڈسٹرپٹ کر ہی رہا ہے یہ بلوچستان کے اندر پراکسیز کو سپورٹ کر کے، لیکن UAE بھی کر رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا پہلے پوچھ لوں۔ نہیں وہ مطلب UAE کے ساتھ ہمارے اس طرح ہے، تو مطلب اس وقت ہماری اسٹیٹ کی اتنی پریزنس اسلام آباد کے بعد UAE میں ہے۔ اوکے سو وی کانٹ گو دیر، لیکن دے آر، مطلب ایک ٹائم تھا یس، لیکن اب کیا ہے میرے پاس انٹل اس وقت نہیں۔ ٹھیک ہے کہ ابھی کتنا ہے، کیونکہ میں نے پاس اس پہ دیکھا تھا، میرے پاس تھا ڈیٹا تھا، لیکن آج مطلب ایز وی اسپیک وہ اس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، دے آر ویری پارٹ آف دا مطلب ٹھیک ہے آئی تھنک موسٹ آف اٹ از کورڈ۔ اچھے نوٹ کے اوپر بس اس کو ختم کرتے ہیں، میرے خیال سے پازیٹیو نوٹ کے اوپر، اور یہی اسی پہ جو N25 تھا، بس اسی N25 بس ایک عوام کو میسج دے دیں گے بس۔ گوادر اچھا بہت خوبصورت ہے، اور میں نے اس کا کرکٹ گراؤنڈ دیکھا ہے، بہت خوبصورت، ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کرکٹ گراؤنڈز ان دا ورلڈ۔ کیا ہی خوب ہو کہ اگر وہاں پہ PSL کا فائنل ہو جائے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر بلوچستان کے لیے PSL آ جائے اور گوادر میں ہو، تو یہ بلوچستان کے ایک پازیٹیو سٹوری ہوگی اس نیریٹیو میں جس میں ہم صرف نیگیٹیوٹی سنتے ہیں، دھماکے، بم، خودکش، ٹیررزم۔ تو یہ ایک بہت ہی مثبت کنٹریبیوشن ہوگا۔ میں اپیل کرتا ہوں انٹیریئر منسٹر صاحب کو، محسن نقوی صاحب بڑے ایکٹیو آدمی ہیں، دبنگ آدمی ہیں، کہ وہ اس پہ ضرور غور کریں گے کہ بلوچستان کو آنر کریں PCL گوادر
गवादर में करने के लिए। अगर PSL अगर फाइनल नहीं होता तो एटलीस्ट एक फ्रेंडली मैच हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग। एब्सोल्युटली, तो इससे ये होगा, इंटरनेशनल मीडिया आएगा, वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ स्टोरी बनेगी बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान एक पॉजिटिव तरीके से हाईलाइट होगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान? एंड देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई नेमत बदल नहीं है। दुनिया में हमारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। आप GCC नहीं जा सकते, आप यूरोप अमेरिका नहीं जा सकते। हर पाकिस्तानी का फ्यूचर हमारे कमिंग जनरेशन का इसी मुल्क है। ये एक रिच मुल्क है। पाकिस्तान में रियलाइजेशन है कि हमें इस मुल्क को आगे ले जाना है, डेवलपमेंट के एतबार से, ट्रेड और के एतबार से, और उसका एक ट्रेडिंग नेशन बनाना है। तो उम्मीद रखिए कि मुल्क आगे बढ़ेगा, और पाकिस्तान के आइंदा की नस्लों के लिए एक गारंटी है ये कि उनकी नस्लों की माशी खुशहाली को यकीनी बनाएगा। मैंने वेस्ट देखा है, दुनिया देखा है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो है वो उसका कोई मैच नहीं है। लिहाजा अगर कोई लोग समझते हैं कि बाहर उनके लिए कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपकी डेवलपमेंट की स्टोरी है, वो पाकिस्तान है, इसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। डोंट गेट डिस्पेयर्ड, कीप वर्किंग हार्ड, दिस इज़ द फ्यूचर। और जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का झूमर है, और ये वाकई इंशाल्लाह साबित होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह साबित होगा। जान अचकज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस टॉकिंग विद यू। बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। और इसी नोट के ऊपर ख़वातीन व हज़रात आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अपने अंदर पाकिस्तानियत पैदा करें, अपने अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत पैदा करें। ये डिवाइड में ना पड़े, नवाज़, खान, जरदारी, XYZ। ओनली बी पाकिस्तानी, दैट्स इट, फुल स्टॉप। अल्लाह हाफ़िज़।